हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। हर फ्राइडे को हम ये स्पेशल प्रोग्राम करते हैं और कोशिश हमारी होती है कि हमारे आसपास पड़ोस में साउथ एशिया के मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है जो भारत के लिए अहम है, वो हमें समझने की जरूरत होती है। इसमें हम कई ऐसे अब तक मुल्कों को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और कुछ चाइना के बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी। मैं अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सैयद अली मुश्तबा साहब ऐसे डिटेल से आपको बताते हैं खबर को बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में, एकेडमिक तरीके से। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल सर्विस वगैरह के लिए तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए काफी अहम है। बहुत ही अनबायस तरीके से, बहुत ही बैलेंस तरीके से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके हर खबर पर ये मुश्तबा साहब की खूबी है कि प्रोग्राम करने से पहले कम से कम 2 बार चीजों को डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल में। ये बहुत ही कम लोगों में ये बात होती है कि इतनी तैयारी के साथ बैठे किसी इंटरव्यू के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जब ये चैनल शुरू हुआ था तो मुझे हैदराबाद से उर्दू यूनिवर्सिटी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स ने लाइव चैट में बताया था कि हमारे प्रोफेसर ने आपका प्रोग्राम रोजाना रात में देखने के लिए हमें ताकीद की हुई है, मेस में, बड़े स्क्रीन पर। तो मीडिया स्टार वर्ल्ड एक तरह से एजुकेट करने का भी काम कर रहा है और इसमें ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है कुछ हफ्ते से, ये काफी अहम है। आप लोग इसे बहुत दिलचस्पी से देखें। आज सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ जो कुछ डिस्कस करना है, एक तो यह कि चीन भारत की सीमा से लगे हुए LAC के साथ साथ तिब्बत से जिंजियांग सूबे तक रेलवे लाइन बना रहा है। पहले ही वो हाईवे भी बना चुका है और भारत इस पर खामोश है। आखिर क्या कुछ है? आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख के मामले में कहा था कि ना कोई फौजी आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है, और चीन का नाम नहीं लिया था। अब भी ऐसा ही लग रहा है कि भारत सरकार की तरफ से कोई ऐतराज नहीं जताया जा रहा है। आखिर क्या कुछ है ये प्रोजेक्ट, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हिंद महासागर में भी चीन काफी एक्टिव है। एक तरह से ऐसा लगता है कि भारत को हर तरफ से घेरने का काम चीन कर रहा है। हम अब से पहले आपको बता चुके कि श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, और अब समंदर में पानी वाले इलाके को भी एक तरह से उसने भारत को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक और खबर यूनाइटेड नेशन की तरफ से है अफगानिस्तान के बारे में कि वो आतंकवाद का सबसे बड़ा एक सोर्स बन गया है और वहां बहुत से ग्रुप्स के नाम लिए हैं। और वहां एक लीडर अब्दुल रशीद दोस्तम, उस जमाने में जब सोवियत फौजें वहां थी तब भी वो एक्टिव थे, अब भी वो एक्टिव हैं। और वो अब अक्सर ये कहा जाता है कि शायद वो किसी के इशारे पर काम करते हैं। तो अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आप इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये चीन क्या कुछ कर रहा है, भारत के नॉर्थ में क्या कुछ है, ये रेलवे लाइन की कहानी क्या है? रेलवे तो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि किसी भी मोमेंट कोई सामान या फौजी या कुछ भी पहुंचाने हो, वो बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। तो क्या तैयारी क्या है? जी शुक्रिया काज़मी साहब। सबसे पहले अपने सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब मैं सबसे पहली खबर जो है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो ये कि चीन जो है वो अक्सा चिन, जो कि एक अक्सा चिन प्लेन है जो कि जिनजियांग प्रोविंस और तिब्बत प्रोविंस से को मिलाता है एक दूसरे से। वो उसमें पहले जो है वो कच्चा रोड हुआ करता था किसी जमाने में, और वो 1952 से 1954 तक और 56 तक वहां पे उन्होंने पक्का रोड बना दिया। और उस रोड की खबर भारत को जो है, जब वो चाइना ने अपना मैप निकाला और उसमें ये बताया कि ये रोड हमने बना दिया है, तो भारत को ऑब्जेक्शन शुरू हो गया। क्योंकि अक्सर चीन जो है वो भारत पढ़ाया जाता है मिलिट्री क्लासेस में और डिफेंस स्टडीज में कि वो हिंदुस्तान का अटूट यंग अंग है।
और वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और हिंदुस्तान का अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें भी अक्सा चीन जो है वो हिंदुस्तान है। बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अमित शाह ने भी जो है स्टेटमेंट दिया था कि हम अक्सा चीन को लेके रहेंगे। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था। जी। अब इसके हवाले में अब क्या हुआ है कि वो रोड वोड तो अब वो पुरानी चीज हो गई है, अब वो एक्सप्रेस वे बन गया है। G2919 वो इनका एक्सप्रेस वे है जो कि जेनजियांग प्रोविंस है और तिब्बत को मतलब कवर करता है, और उसी अक्सा चीन पे जो है वो उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है। ये जो एक्सप्रेस वे बना है ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है, क्योंकि जो 1962 का वॉर हुआ था वो इसी रोड के ऊपर हुआ था। जो रोड चाइना ने बना दिया था, इंडिया का कहना था कि ये रोड तो, ये जगह तो हमारी है, ये आप कैसे बना सकते हैं हमारी रोड, इस रोड पे, ये हमारी टेरिटरी है। लेकिन चाइना ने वो रोड बना दिया था उस टाइम, और उसी के लिए जो है 62 का वॉर हुआ वो तो जानते हैं। उसके बाद उस रोड को इनहांस करते करते वो हाईवे बन गया, अब वो एक्सप्रेसवे बन गया, तो वो तो चल ही रहा। अब ये जो हिस्सा है रेल का, ये उसके साथ साथ पैरेलली ये रेल लाइन जो है ये तिब्बत से लासा से निकलती है और पूरे एलएसी को कवर करते हुए यहां तक कि वो भूटान और नेपाल का जो ट्राई जंक्शन है इंडिया का उसको भी टच करती है। उसके बाद वो नेपाल को टच करती है, क्योंकि उसके आगे जो है फिर वो नेपाल में वो ट्रेन बना रहे हैं, मतलब रेलवे लाइन बना रहे हैं, तो ये रेल जो है वो नेपाल के बॉर्डर पर आती है। उसके बाद वहां से घूमते हुए ये हमारे मतलब अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। उसके बाद वहां से चलते हुए जो है ये चुम्बी वैली है जो कि इसके ऊपर हमारा जो उत्तराखंड है और हिमाचल है उसके ऊपर है, वहां से वो घूमती है। उसके बाद वो लद्दाख में आ जाती है। लद्दाख में आने के बाद जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है पोंगयांग जो लेक है, उस लेक से होती हुई वो होटान जो है वो जगह है जिंजियांग प्रोविंस में, जहां पे हाँ पैंगोंग लेक है, पैंगोंग लेक, पैंगोंग तोसो कहलाता है, तोसो का मतलब होता है लेक, हम लोग उसको पैंगोंग लेक बोलते हैं। तो वहां से वो चाइना की तरफ से, जो चाइना का एरिया पैंगोंग लेक का, उसके साथ साथ चलती है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो 2 फेसेस में है, जो चल रहा है 2021 से, और 2021 से जो है वो 2025 का एक फेस है और 25 से 35 का अलग फेस है। अभी जो है वो 1400 किलोमीटर रेल बन चुका है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसको ये 4000 किलोमीटर 2025 में कर देंगे, और बाकी जो प्रोजेक्ट है वो 10 साल के अंदर होगा। तो ये जो है ये बहुत अहम खबर है। ना ही हमारे जो अब बीबीसी के ऊपर जो है हमारे आमिया बागची साहब जो हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्समैन हैं, उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया, लेकिन इस रेलवे के ऊपर ना ही फॉरेन अफेयर्स का कोई स्टेटमेंट आया, ना ही होम अफेयर्स का कोई स्टेटमेंट आया, कहीं भी स्टैब्लिशमेंट ने कोई बात नहीं कही है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपके प्रोग्राम में कि एक बड़ा डैम बन रहा है तिब्बत में जो कि इंडिया के पानी को रोक सकता है, उसके ऊपर भी कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं मतलब आई है। तो ये जो खबर है ये बहुत अहम खबर है। इसलिए खबर अहम है कि रेलवे का जो रोल है वो ये है कि वो माल ढोने के काम आता है। पैसेंजर तो होते ही हैं, लेकिन पैसेंजर तो गाड़ी पे भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, तो उनके लिए तो एक्सप्रेस में बना ही हुआ है। लेकिन ये जो ट्रेन की जो सर्विस है वो बड़े कार्गो को ले जाने के लिए है, और वो मतलब हिल एरिया है, वहां पे टेरेन वो है। और दूसरी बात है कि आप या फौज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से मूव कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, एक तो वो सिक्योरिटी के लिए अपनी फौज को एक जगह से दूसरी जगह पर आप बैठा दें ट्रेन पर और ले जाएं जितना फौज ले जा सकते हैं। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो चाइनीज साइड में जो बॉर्डर रीजन है उसको वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ताकि वो ट्रेन से कनेक्ट हो जाए, और उनकी जो है मतलब कहने का मतलब है उनकी कनेक्टिविटी जो है वो ट्रेन से आगे जो है, तो वो अपने बॉर्डर रीजन को, जो कि एलएसी के ऊपर जो बॉर्डर रीजन है उसको वो डेवलप करना चाहते हैं, और इसलिए वो वहां से ट्रेन चला रहे हैं, ताकि जो बॉर्डर के जो इलाके के लोग हैं वो ट्रेन फैसिलिटी की वजह से वो एक दूसरी जगह से मूवमेंट करना चाहते हैं। इसी हवाले से एक चीज और बता देना चाह रहा हूं मैं, वो ये कि अब वो लासा को जो है वो ताइवान, हांगकांग, शंघाई बनाना चाहते हैं। इतना इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं कि कुछ जमाने में जो रंगीनी आपको ताइवान में या हांगकांग या शंघाई में मिलेगी अब वो लासा में मिलेगी।
तो वहां बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट काम हो रहा है, स्काई क्रेपर बिल्डिंग बन रहे हैं, और मतलब ये है कि इतना इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं ये समझनी पड़ेगी। साउथ एशिया के स्टूडेंट्स को और साउथ एशिया के जो लोग जानकार हैं उनको ये समझनी पड़ेगी कि साउथ एशिया का जो सर है, मुकुट है, वो तिब्बत है। सर जो है साउथ एशिया का, वहां पे पामीर है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट वर्ल्ड की है वो पामीर है। वो पामीर जो है वो तिब्बत में है, और वहां से अगर आप बैठेंगे तो पूरा हिंदुस्तान आपको आईने की तरह झलकेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया आपको आराम से दिखाई पड़ेगा, आपके पास टेलीस्कोपिक या जो भी कुछ है। वहां पे अगर आप अपनी मिलिट्री मतलब फायर पावर लगा सकते हैं तो आप पिन पॉइंट रडार की तरह जहां चाहेंगे वहां स्ट्राइक कर सकते हैं, इसलिए कि आपको हाइट का एडवांटेज है। तो तिब्बत जो है वो एक तरह से चाबी है साउथ एशिया की, और सारी चीजें जो है जैसे आपके दिमाग की जो सीपीयू है वो उसी तरह से वो सीपीयू है साउथ एशिया का। तो ये इस कहानी को मैं यही खत्म करूंगा, क्योंकि वो जो रेलवे लाइन है वो जाहिर सी बात है कि वो उनकी अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो तो है ही है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट में स्ट्रेंथन हो रही है? वो भारत के अगेंस्ट में स्ट्रेंथन हो रही है। तो अब ये सब तो ऐलान जंग है। मैं इसमें एक चीज और जो समझना चाहता हूं, टेक्निकली इंटरनेशनल बॉर्डर और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसमें बहुत ही टेक्निकल एक फर्क होता है, और इसका मतलब यह है कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। तो जब यह डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उस पर चीन ने हाईवे भी बना लिया, ट्रेन भी बना रहे हैं, रेलवे लाइन भी ला रहे हैं, तो ये बगैर सीमा विवाद हल हुए ये कैसे ये सब कुछ हो रहा है? भारत यूनाइटेड नेशन में नहीं जा रहा, कहां, किस तरह से, क्या ये बिल्कुल सीधा सीधा ये एसर्ट करने की बात नहीं है कि हम जहां हैं बस हम यहीं रहेंगे, इसके पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, इसको समझने के लिए आपको पहले अक्सर चीन को समझना पड़ेगा। अक्सर चीन जो है वो चाइना कहता है कि मेरा अटूट अंग है, भारत कहता है कि मेरा अटूट अंग है, इसकी विवाद है। अब ये भारत क्यों कहता है कि अक्सर चीन हमारा है? इसमें दो लोग आए थे, इसमें सब ब्रिटिश राज का खेल है ये। एक का नाम था मैकडोनल्ड, दूसरा का नाम था मैकमोहन। इन दोनों ने जो लाइन खींची थी वहां पे। मैकडोनल्ड जो था वो मेरे हिसाब से वो जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के राजा के यहाँ वो एम्प्लॉय था, और वो ज्योग्राफर और कार्टोग्राफर था। तो उसने जो लाइन खींची थी उसमें अक्सर चीन को उसने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बना दिया था, और क्योंकि अब वो मर्ज हो गया है इंडिया में, जो भी मर्ज हुआ है, तो वो इंडिया का पार्ट हो गया अक्सर चीन। जो दूसरा बंदा था मैकमोहन, वो दिल्ली में बैठा हुआ था, वो उनका जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या इसके, वो भी कार्टोग्राफर था और वो भी जो है ज्योग्राफर था, और ये उस टाइम इस तरह के लोगों के बहुत काम होते थे। उसने जो लाइन खींची है उसमें अक्सर चीन जो है वो चाइना के अंडर है। तो चाइना कहता कि ये तो हमारी जगह है, और इंडिया कहते कि हमारी जगह है। अब ये दोनों लाइन जो बने थे ये ब्रिटिश सरकार के अंदर बने थे, जिन दोनों को चाइना नहीं मानता है। कहता कि ये दोनों लाइन जो है इसको हम नहीं मानते। अब चाइना ने जो है जो अपनी लाइन खींची है वो उनका 1959 का क्लेम लाइन है, जिसको उसने बना करके नेहरू जी को भेज दिया था लेटर, और बाद में नेहरू जी ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। उस लेटर के हिसाब से क्या है कि जो अभी क्लेम लाइन जो LAC चल रहा है वो 1959 का क्लेम लाइन है। उसके बाद क्या हुआ कि 1962 का वॉर हो गया। उस वॉर में जो है चाइना बहुत अंदर आ गया, इंडिया के बहुत ज्यादा अंदर, मतलब यहां तक के देस्पान प्लेन था, वो जो दौलत बेग ओल्डी जो एयरपोर्ट है जो अभी इंडिया इस्तेमाल कर रही है, ये सब के सब उसने कैप्चर कर लिए थे, और ये गलवान वगैरह सारी चीजें इन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद हिमाचल पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है वो कैप्चर कर लिया था। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद वो फिर जो है 1959 के क्लेम में आ गया, वो क्लेम जो उसने किया था वहां पे आ गया, और उसके बाद उसने इंडिया को कहा, जो कि इंडिया एग्री किया कि आप 20 किलोमीटर जो है ये क्लेम लाइन के आप पीछे चले जाइए, 20 किलोमीटर हम चले जाते हैं, और ये LAC हो जाता है। तो अब ये जो
जो जो जो ट्रेन बन रही है वो चाइनीज साइड के 20 किलोमीटर पीछे बन रही है। ये अच्छा। आपके सवाल का जवाब। ये बहुत ही आपने बहुत ही तफसील से बताया, और हमने भी जब वो बचपन में ज्योग्राफी पढ़ी थी तो वो मैकमोहन लाइन का अक्सर जिक्र हमने देखा पढ़ा था। मैकडोनल्ड भी आपने जो बताया, ये बहुत ही इन डेप्थ आपने इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, अब मैं चलता हूं उस तरफ। ये हिंद महासागर में भी चीन जो है वो बाकायदा अपने पंख जो है वो फैला रहा है, क्या है? और ये कि भारत इतना कमजोर क्यों प्ले कर रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत इतना कमजोर क्यों है? चीन के सारी हरकतों के बावजूद भारत क्यों खामोश है? प्रधानमंत्री नाम नहीं लेते, प्राइम मिनिस्टर कभी पार्लियामेंट में कोई बयान नहीं देते, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कुछ नहीं कहते। ये हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है हर एक के जहन में। क्या सिर्फ दो जो बड़े कारोबारी हैं जिनके एक की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, चीन से कारोबार जारी रखने के लिए ये इतना सियासी तौर पर और ज्योग्राफिकल तौर पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है चाइना को, जो चाहे कर ले लेकिन हम खामोश रहेंगे? क्या है ये? तो इसमें थोड़ा सा हिंद महासागर बताइए और ये वजह भी बताइए। आपको बता दूं कि जो आप विश्लेषण दे रहे हैं कि वो भारत कमजोर है, वो कमजोर नहीं है। ये मैं आपको वाजे कर दूं कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, भारत की ये पॉलिसी है। ये तो वो नहीं कर सकते हैं कि आई फॉर एन आई, मतलब एक गन आपके पास है तो एक गन हमारे पास है। लेकिन भारत की जो मतलब राजनीति है या भारत का जो ये है कि हमें चाइना को अपोज करना है। हम चाइना को जहां भी होगा वो हम चाइना को अपोज करेंगे, और अगर वो लड़ाई के हद तक भी आ जाएगा तो हम वहां तक भी जाने के लिए तैयारी करेंगे। अब आज के खबर में ये आया है, आज के डेट में खबर है कि भारत जो है वो 7 बटालियन का मतलब होता है 70,000 आईटीबीपी के फोर्स तैयार कर रहा है, जो कि वो अरुणाचल में और लद्दाख में जो है वो लगाएगा बॉर्डर पे। मतलब 70,000 जो है एक नंबर होता है, मतलब जो कि वो रेस करेगा और उसको जो है पूरी ट्रेनिंग वगैरह दे करके वहां ले जाएगा। आज वो उसकी सहमति हो गई है पार्लियामेंट से और सैंक्शन भी हो गया है। अब यहाँ पे जो बात है कि भारत बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है लद्दाख में भी और इधर अरुणाचल बॉर्डर पे भी, और अपनी जो मतलब सिक्योरिटी है और अपनी जो है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो कर रहा है। अब आ जाइए इंडियन ओशन में, यही चीज जो है वो इंडियन ओशन में भी भारत कर रहा है। भारत ने जो है पिछले साल 45% अपना नेवल बजट जो है वो बढ़ा दिया। 45% जो उनका नेवी का बजट था वो पिछले साल बढ़ा दिया है। अब वो जो है तीसरा करियर, जो हवाई जहाज का करियर होता है नेवी में, जिसमें कि बहुत बड़ा वो एक शिप होता है, जो इंडिया के पास 2 पहले से था, एक और भी ले रहे हैं वो उसपे जो है शिप पे जो है वो जहाजें जो है वो पार्क हो जाती है, वहां से उड़ती हैं और फिर वहीं आके रह जाती है। सबमरीन ले रहा है, फ्रिगेट्स ले रहा है, बहुत प्रिपेयर्डनेस जो है वो इंडिया कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर अपने नेवल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये जो है, अब प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं वो अलग चीज है, वो उनका पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड ये है कि इंडिया वीक नहीं है। एज ए हिंदुस्तानी मैं बोल रहा हूं कि इंडिया वीक नहीं है। आगे जंग होगी तो उसमें क्या होगा वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंडिया जो है वो अपने हद तक, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, जाहिर सी बात है कि उसके रिसोर्सेज चाइना के रिसोर्सेज के बराबर नहीं है, लेकिन जितने भी उसके रिसोर्सेज है वो अब ये कह रहा है कि चाइना का तो हमेशा मौकिफ रहा है कि वो इंच बाय इंच जो है वो टेरिटरी लेते हैं। आज जो है 1 किलोमीटर ले लिया, फिर 6 महीने के बाद 2 किलोमीटर ले लेते हैं। तो ये कहानी बहुत जमाने से चल रही थी। तो ये हमारी जो सरकार है इसको रोकना चाहती है, उससे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। तो ये बात मैं यहाँ पे खत्म कर दूं। अब मैं आ जाता हूँ इंडियन ओशन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि लद्दाख और अरुणाचल के प्रदेश के बाद जो इंडियन ओशन है वो सबसे हॉटेस्ट रीजन है इन द इंडो चाइना या इंडिया चाइना के स्ट्रगल के लिए। अभी पिछले हफ्ते जो है कराची पोर्ट पे पाकिस्तान और चाइना ने मिलके एक मिलिट्री ड्रिल किया था, जो कि एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है नेवी की, जिसमें पाकिस्तान का तैमूर जहाज था और चाइना का जो है वो नानेंग जहाज थे।
ये और इसके साथ 50 और कंट्री जो है वो मिलकर के उन्होंने वो अमन 23 के नाम से वो मिलिट्री ड्रिल की थी। ये मिलिट्री ड्रिल का जो है कोई मतलब वो मकसद नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर्डनेस के लिए जो है प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन जो है वो बहुत बड़ा रीजन है और इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो एक मुल्क के पास नहीं कर सकता है। इंडिया का जो कोस्ट है वो इंडियन ओशन से 7,500 किलोमीटर का है और चाइना के लिए भी इंडियन ओशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना के इंडिया के लिए। अब ये जो ड्रिल हुई है, ये ड्रिल जो है वो ये है कि टुगेदर इन पीस, ये उनका जो है मोटो था और वो उन्होंने जो है मतलब उसके लिए जो भी वो कोई मतलब ये कि ऑन द पोर्ट पे भी कुछ हुआ था ड्रिल और फिर ओशियन में भी जाकर के ड्रिल हुआ था। तो अब ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इंडिया का बैक वाटर है, इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया का जो है वो वहीं से सारी चीजें होती है। और ये भी बता दे कि दुनिया का कोई भी महासागर जो है किसी मुल्क के नाम पे नहीं है, सिर्फ इंडियन ओशन रीजन IOR, वो सिर्फ इंडियन ओशन, जिसको चाइना का ये मौकिफ है कि वो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान जो है वो हेडमास्टर नहीं है इंडियन ओशन रीजन का। उसका नाम इंडियन ओशन जरूर है लेकिन वो इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी जागीरदारी नहीं है इंडियन ओशन पे। मैं उसी को समझना चाह रहा हूं कि चाइना अब इस तरह की जबान क्यों इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। वो कहता है मॉनिटर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है? क्यों प्रोवोक करना चाह रहा है? कोई भारत की तरफ से जवाब चाहता है ताकि कुछ और हालात कहीं बिगड़ सके? क्या मकसद क्या हो सकता है इसका? देखिए, ये जो मैंने आपको पहले किसी प्रोग्राम में बताया था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो किस्सा बताया था कि आपके गले में माला पहना रहा है चाइना, तो उसमें ये जो इंडियन ओशन रीजन है वो भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। वो इसलिए प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं रुक के बता देता हूं कि चाइना का ग्लोबल एम्बिशन है, दे वांट टू बी द ग्लोबल पावर। साउथ एशिया में तो किसी हद तक वो अपनी पकड़ बना चुका है। श्रीलंका में उसने बना लिया है, हबनटोटा पोर्ट उसने ले लिया 99 साल के लीज पे। अब उसमें जहां जो चीज चाहता है कर सकता है, कोई भी दूसरा मुल्क उसको रोक नहीं सकता। उधर गारदार जो है जो बलोचिस्तान में चाइना का जो पाकिस्तान का जो पोर्ट बन रहा है वही बना रहा है, वो भी उसका हो गया। उसके बाद इधर बर्मा में उसका जो है वो सिटविट पोर्ट है जो कि इंडिया ने उसको ये किया था, लेकिन वहां भी अपनी पकड़ बनाया हुआ। बांग्लादेश में जो है वो पोर्ट बना रहा है, मालदीव में वो है। तो अब जो सबसे बड़ी बात है कि उसने जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, डिजिटू रिपब्लिक ऑफ डिजिटू, जो कि सोमालिया और इरिट्रिया के बगल में है, छोटा सा मुल्क है, उसके पीछे जो है इथियोपिया है, वहां पे उसने अपना नेवल बेस बना दिया है और बहुत बड़ी फ्लीट उसकी नेवल की। और ये वही जगह है जहां से रेड सी में जाते हैं और इंडियन ओशन में आते हैं। जैसे बाबल मंदब कहते हैं, जैसे अरब लोग बाबल मंदब कहते हैं, जिसकी वजह जिस रास्ते से इजिप्ट भी जाते हैं नाइल रिवर से क्रॉस करने के लिए। जी वहीं पे। अब ये जो है ये बहुत बड़ा मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना जो है अपने मुल्क से बाहर उसने बेस बनाया हो। इससे पहले ये काम चाहे अमेरिका करता था या उससे पहले इंग्लैंड करता था। तो इंग्लैंड के बेसिस से, नेवल बेसिस से चारों तरफ बर्मा में बेस था, इंडिया में बेस था, वो पूरे ग्लोबल पावर है। तो चाइना जो है उसका जो आगे की जो रफ्तार चल रही है कि वो साउथ एशिया को कैप्चर करना चाहता है, जो कि आपको वाज़ेह है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। अब ये इसके बाद जो है बहुत बुरी तरह से अफ्रीका को कैप्चर करना चाहता है और अफ्रीका में जो है वो अपनी साख बना चुका है। बहुत सारे कंट्री को वो श्रीलंका बना चुका है, जहां उसने पैसे दे दे के उनको कर्जदार बना दिया है। अब उसका दूसरा जो सबसे बड़ा मतलब एम्बिशन है कि वो पूरे अफ्रीका को कैप्चर कर लेगा। अब वहां के जितने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहां से ब्रिटेन को और जो बड़े बड़े और जो अमेरिका के कंपनी वगैरह वो सबको हटा करके वो सारे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कर रहा है। उसके बाद नंबर 3 जो है जिसपे हमने इशारा भी किया था कि वो गल्फ रीजन के जो कंट्रीज हैं उनको अपने साथ लेना चाह रहा है और इजराइल को जो है की वजह से। और उसने भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए हैं, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपने मतलब उनकी जो है फ्रेंडली मतलब एटीट्यूड शुरू हो गया नेपाल के साथ। तो अब बताइए साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अगर ये पॉकेट में आ जाएगा
चाइना के, तो फिर दुनिया में बचा क्या? जी जी जी, ये दुनिया में और बचा। सऊदी अरब का पिछले दिनों जो शी जिनपिंग का दौरा था, वो यूएई के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात चीन के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये मुसलसल इस इलाके से अमेरिका के अभी कमजोर इसमें होने एक और बात बता दूं, अभी ईरान के भी जो साहब हैं वो भी पहुंचे हुए थे बीजिंग, उन्होंने भी जो है अपना हिसाब किताब उनका जो भी कुछ है। लेकिन इसमें एक चीज और बता दूं जो कि बहुत समझने की चीज है, चाइना भी जो है वो एक सिविलाइजेशन है, एक सिविलाइजेशनल मुल्क है। उसके यहाँ ये जो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या उनके जो थिंक टैंक है, वो ये कह रहे थे कि चाइना का जो दुनिया में डाउनफॉल हुआ है वो सिर्फ एक वजह से ये हुआ है कि उनका वाटर पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। और सबसे पहले जो वाटर है, जो 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 है, जिसपे मुसलमान 1500 साल तक हुकूमत की थी इंडियन ओशन पे, इंडियन ओशन के सुल्तान थे वो, उनको जो है ब्रिटेन ने और यूरोप ने हटा दिया, सिर्फ कि उनके पास कमजोर जहाज थे, लकड़ी के जहाज थे और नाव थे। उसके अगेंस्ट में उन्होंने स्टीम के जहाज लाए और बड़े बड़े गन लाए और उनको जो है हटा दिया इसमें। तो अमेरिका भी जो है उसी तरह से जो है, तो चाइना जो काम कर रहा है वो ये कि हमारी ब्लू वाटर नेवी हो। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है कि वो नेवी, वो नेवल फोर्स जो दुनिया के किसी भी जगह बिना किसी रोक टोक के अपनी पानी का जो जहाज है वो ले जाए। और इसीलिए वो अपना जो वर्चस्व बढ़ा रहा है इंडियन ओशन में, वो अपने नेवल को, उसने कहा कि जिस दिन हम नेवल की जो है सुपीरियरिटी अमेरिका से और इंग्लैंड से और यूरोप से हम बेहतरी कर लेंगे तो हम वर्ल्ड के मालिक हो जाएंगे। क्योंकि एम्बिशन बहुत बड़ा है चीन का, इसमें कोई इंग्लैंड जो है दुनिया पे जो राज किया उसने, वो सिर्फ नेवल सुपीरियरिटी पे, वो जब भी जहां भी गया है वो सिर्फ पानी के रास्ते से गया है, वो लैंड और खुशकी के रास्ते से कहीं नहीं गया है। तो चाइना के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ये है। अब आ जाइए इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में उसने, तो मैंने आपको बताया कि कई पोर्ट्स जो हैं उसने अपने हाथ में किए हुए हैं। अब उसने एक और काम किया है कि 19 मुल्कों के साथ उन्होंने एक फोरम बनाया है, अमेरिका ने, इसने, चाइना ने, जिसका नाम है, वो फोरम का नाम है इंडियन ओशन रीजन को जो है वो उन्होंने जो है चाइना इंडिया ओशन फोरम, जिसमें 19 मुल्क हैं। उस फोरम में 19 मुल्क हैं, इंडिया नहीं है, और उसमें मालदीव भी अभी निकल गया बाहर और ऑस्ट्रेलिया भी निकल गया है। तो 16-17 मुल्क है जिसका एक फोरम है जो कि इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए वो काम कर रहा है। और ये फोरम की जो अगुवाई है वो चाइना कर रही है, जैसे ब्रिक्स है और भी जो फोरम है, तो ये इंडियन ओशन के लिए है। तो ये सब चीजें जो है, एक चीज और ये है कि हवन टोटा में जो है उन्होंने यांग वांग 5 को जो है डॉक करा दिया था, जिसपे इंडिया को बहुत एतराज था। वो हफ्तों जो है वहां रहा था, जो कि सर्वेलेंस की का शिप था वो। अब इंडिया ने जो है ओडिशा में चंडीपुर से जो है वो फायर करते हैं मिसाइल इंडियन ओशन में, मतलब टेस्टिंग के लिए, अपनी टेस्टिंग के लिए। अब वो लॉन्ग रेंज मिसाइल जब टेस्ट कर रहे थे तो ये यांगवांग को जो है वो इंडियन ओशन में ले आया चाइना, जिससे इंडिया को विड्रॉ करना पड़ा अपना मिसाइल टेस्टिंग, अदरवाइज वो तो जंग हो जाती अगर कहीं उस पर यांगवांग गिर जाता वो। तो इस तरह के काम कर रहा है और इंडिया को जो है वो हमेशा, मतलब, तो ये बहुत ही डिविजिटो में जो है उसने नेवल बेस बना लिया। गरदार तो उसका है ही है, वो तो बना ही रहा, अवन टोटा भी है। तो इंडियन ओशन जो है वो एक बहुत ही, जैसे हॉट प्लेस है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उसी तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो इंडियन ओशन है। जी 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 जी। और देखिए वक्त की बहुत कमी है, अगर मुख्तसर थोड़ा सा आप अफगानिस्तान के बारे में भी बता सकें, चूंकि टाइम बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, ब्रीफ में अगर थोड़ा सा बता दें, फिर आइंदा हम और उस पर डिटेल से बात करेंगे। अफगानिस्तान की जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, उसमें यूनाइटेड नेशन ने जो है ये शाया किया है कि अफगानिस्तान जो है अभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी का प्राइमरी सोर्स है। और उन्होंने उसमें मतलब रिलीज किया है कि वहां पर जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेविथान एंड खुरासान, जो ISIL के कहलाता है, ISI के, अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, उसके बाद तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहादी ग्रुप, जिहाद ग्रुप,
खतीब इमाम अल बुखारी, खतीब अल तौहीद वल जिहाद, जमायत अंसारुल्लाह, इस तरह के सारे जो संगठन हैं वो वहाँ एक्टिव हैं। और ये जो है ये पाकिस्तान वो अफगानिस्तान जो है, तालिबान का जो है इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि तालिबान इनको जो है पनाह पुश्ती कर रहा है और ये कर रहा है। इनमें जो सबसे ज्यादा जो अहम संगठन है वो इस्लामिक स्टेट खोरासान, लेवतान एंड खलिस्तान। तो ये इस्लामिक स्टेट जो है, इन्होंने अभी जो है जो 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 वहां रशियन की जो है वो के ऊपर अटैक हुआ था, उन्होंने करवाया, और पाकिस्तान के एम्बेसी पर भी अटैक करवाया, चाइनीज जो है होटल में मरे गए, और इसी तरह से जो है वो सारे जो है मतलब डिप्लोमेटिक मिशन पे उन्होंने कह दिया कि इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन भी जो है हमारे रडार में है, ईरान के का डिप्लोमेट जो एम्बेसी है वो भी हमारे रडार में है, और चाइना का जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो भी हमारे रडार में है। और इनका जो बेसिक है का जो वो है कि तालिबान को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये हमारे मतलब ये टोटल कंट्रोल में है, और इनके अगेंस्ट में ये मतलब ये खड़े हैं। अब इनके पीछे कौन बैठा हुआ है, क्या है, नहीं है, लेकिन ये हमेशा तालिबान को रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये बड़ा एक संगठन है वहां पे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके पास 3000 से लेके 6000 की मलेशिया है। 3000 से लेके यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है कि इनके पास 3000। उसी के साथ साथ अलकायदा भी जो है, ये भी यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-जवारी जो है, ऐमान अल-जवारी जो है वो तो यूएस के उससे मारा गया, लेकिन उनके भी जो लोग हैं, जो कोर लीडरशिप है, वो अभी भी अफगानिस्तान में घूम रहा है अलकायदा के, और ये कर रहा। तारिक तालिबान जो है पाकिस्तान वाले जो है टीटीपी जो कहलाते हैं, वो भी वहां से जो है ऑपरेट कर रहे हैं, और उनका जो सीज फायर हुआ था, सीज फायर हुआ था, वो नवंबर में खत्म हुआ, और अभी जो मस्जिद वगैरह में जो अटैक हुआ है, ये सब वही कर रहे हैं, और ये अपना संगठन। अब इन लोगों का इनका ये कहना है कि ये सब जो संगठन वहां काम कर रहे हैं वो एंटी तालिबान है, और तालिबान का जो है वो जो क्लेम है कि पूरे अफगानिस्तान पे मेरा सिक्योरिटी कंट्रोल है, इसलिए दुनिया हमें जो है मान ले कि हम जो है पूरे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई और सोर्स ने ये कहा कि 3 से 5% जो है वो अभी भी अफगानिस्तान है, वो तालिबान की हुकूमत के अंदर में नहीं है। अब एक लास्ट स्टडी जो है वो खत्म हो रहा है, वो मैं बता दूं। अब एक बड़ा मोहरा जो था वो है अब्दुल रशीद दोस्तम, वो उज़्बेक वॉरलॉर्ड हुआ करता था। वो उसकी कहानी जो है 1990 से चली आ रही है, और हम लोग उसको वॉच कर रहे हैं, जो कि 2016 से 2020 तक मिनिस्टर था अब्दुल गनी की सरकार में, जो कि ड्यूली इलेक्टेड सरकार है, उसमें मिनिस्टर था वो। उसने ऐलान किया है, उसकी अपनी एक पार्टी भी है, जुम्बिश मिल्ली पॉलिटिकल पार्टी, उसने कहा है कि हम तालिबान को हटाने का हम मतलब शपथ लेते हैं, और हम मिलिट्री और आर्म स्ट्रगल करेंगे, और अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे, और जाने के बाद इसका बेस जो है वो मज़ार शरीफ है, वो मज़ार शरीफ से ऑपरेट करता था, वहां का वो मतलब एक तरह से राजा ही है वो। और अभी जो है वो काबुल में जब वो अपना घर छोड़ के भाग गया था, जब तालिबान आए थे, जो तालिबान उसके अंदर घुसे थे उस घर के अंदर, और उसकी जो वीडियो बनाई है, तो वो किसी राजा के महल से कम नहीं है। उसके जो फोटो और विजुअल्स, उनका जो सोफा है, उनका जो बेडरूम है, उनका जो शराब का जो बार है उनके घर में, और रक्सगाह है, और डाइनिंग टेबल है, वो कोई मतलब महल से कम नहीं है। तो ये जो है वो अब दोस्तम को जो है वो ये कहते हैं कि ये CIA का जो है एसेट है ये। अब इसमें कितनी हद तक दोस्तम को CIA का समर्थन मालूम मतलब ये, लेकिन अब दोस्तम ने क्या किया है कि उसने NRF एक फोर्स बनाई है, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि बाहर के किसी मुल्क में लोग कहते हैं तुर्की में बनी है, वो अब आ रही है अफगानिस्तान में, और वो तालिबान को रेजिस्ट करेगी, और आगे देखिए क्या होता है। उसने जो है 2 तालिबान के जब आ रहे थे, तो अमेरिका ने कोई 46 या 46 हवाई जहाज जो है वो तालिबान को रोकने के लिए उज़्बेकिस्तान को और ताजिकिस्तान को दिया था। तो वो दोस्तान ने अनाउंस किया है कि ये जो है अमेरिकन एसेट है, और ये तालिबान को नहीं जाएंगे, इसको हम यूज करेंगे। तो 45 तो 46 उसके पास है, और कोई बाकी जो जहाज है वो वहां पे पंजशीर में जो जगह है, वैली ऑफ पंजशीर, अहमद शाह वो मसूद, वो तो मारा गया पहले
की दहाई में। अब उसका बेटा जो है वो रेजिस्टेंस कर रहा है। तो ताजिकिस्तान, ये नदर्न अलायंस थे पुराने जमाने में, ये नदर्न अलायंस थे जो अमेरिका के अलायंस हुआ करते थे, और इंडिया का भी अलायंस वहीं था, चल रहा था। ताजिकिस्तान वगैरह में तो वो उन्होंने, इंडिया ने जो है अपना हॉस्पिटल खोला हुआ था कि जो वॉर से जो है लोग आते थे, तो वो तो बहुत पुरानी कहानी है। तो ये जो है वो कहने का ये मतलब है कि ये रेजिस्टेंस जो है अफगानिस्तान पे में शुरू हो गया है। अब ये तालिबान जो है इसको कैसे टैकल करेंगे, ये तो आगे वक्त बताएगा। ये बहुत ही दिलचस्प है। असल में अफगानिस्तान सोवियत्स के जाने के बाद में ये दूसरी साइकिल है। एक बार तालिबान को बिठाया गया, फिर तालिबान को हटाया गया, फिर तालिबान को लाया गया, फिर तालिबान को हटाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी साइकिल है जिसे बहरहाल ऐसा लगता है कि इस इलाके को, इस मुल्क को मुसलसल जंग में रखने की कोशिश है। कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्थ और साउथ एशिया, यानी सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में ये एक बहुत ही अहम मुल्क है, स्ट्रेटेजिक। अगर यहां अमन होगा, इस पूरे इलाके में खुशहाली होगी। शायद कुछ मुल्क यहां खुशहाली नहीं देखना चाहते, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली जी बताइए, आपको कुछ कहना है आखिर में? बस एक लाइन में आपको बता दूं। देखिए, अब अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जब ये अफगानिस्तान से विड्रॉ कर गए हैं और अमेरिका ने जो है अपनी फौज को वहां से हटा दिया है, अब अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है कि नो वाइट मैन्स ब्लड, गोरे लोगों की कोई भी एक कतरा खून जो है वो एशियन टेरिटरी पे नहीं मतलब गिरेगी। और जो एशियन लोग हैं वो आपस में ही जो है मरे कटे और अपना खून बहाएं। अमेरिका जो है वो अपने सोल्जर्स को ला करके वहां मतलब नहीं, मतलब ये कर सकता है। जो लोग हैं जी, अपने फौजी नहीं भेजना चाहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। काफी तफसील से आपने कई इश्यूज, खासतौर पर जो आपने भारत और चीन के सीमा के बारे में डिटेल बताई, वो बहुत ही अहम थी। इसके अलावा क्यों भारत खामोश है, भारत कमजोर नहीं है, वो चीन को रोकना चाहता है, वो भी आपने सब कुछ बताया। और अफगानिस्तान के हालात और हिंद महासागर में चीन की सरगर्मियां। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।